हाँ, इसकी ना या तो अब टाइम ही नहीं है ना आपके पास, नहीं तो इसकी वीडियो आपने देखी है फिर कैसी है, मतलब कि कैसे इसने एस्ट्रोलॉजी कराई हुई है। पता ही नहीं कहाँ पे यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, और कहाँ पे होएगा। क्या पता कौन सा रहता है। नहीं, जो अभी वीडियो सिखा सिखा तो ये एस्ट्रोलॉजी रहा है ना, अब तो वर्कशॉप में तो ठीक है, समझ आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझाता है। जो पॉइंट नहीं भी समझ आते थे वो भी समझ आते। तभी मैं ज्यादा प्रेफर करी थी बाहर पैसे भरने की बजाय से नॉर्मली सिखाता, जैसे हम आप दोनों बातें करें ना, वैसे लगता है कि हाँ ये बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है कि टीचर है सिखा रहा है। हाँ हाँ, जैसे ना मेरे को लगता है इसको ना पढ़ाना नहीं आता। अभी 2 साल हुए ना, कोविड के बाद मैंने शुरू की है ऑनलाइन, वैसे तो सिर्फ वैसे ही इसका इंस्टीट्यूट है। ऑनलाइन क्लासेस इसने कोविड के बाद शुरू की। अच्छा। अभी इसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल बातें करें तो 3 चीजें किससे क्वेश्चन का आंसर भी पूछ सकते हैं, जैसे सर से हम डरते हैं ना क्वेश्चन पूछने के लिए, इसके आगे डर नहीं लगता। हाँ, क्योंकि एक तरह बच्चे थोड़े होते हैं, पूछा जाता है, और एक ज्यादा इतना डोम वाला लगता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है ना। हाँ, बीच में रुकावट इतनी है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक है सर। सैटरडे है तो शायद सब अलग ही मूड में होंगे आज। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी वेट नहीं करते हैं क्योंकि जिन लोगों को आना था वो आ गए। अब गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लैनेट की कौन सी उच्च की राशि है और कौन सी नीच की राशि है। मतलब प्लैनेट है वो कौन सी राशि में उच्च का होता है। उच्च का मतलब वहाँ वो अपना अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकता है, और नीच का मतलब वहाँ वो उसे अपना रिजल्ट देने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ओके, वो होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 9 के 9 प्लैनेट की। सबसे पहले लेते हैं सन को। आप नोट डाउन करते रहना कि कौन सी राशि में हो रहा है। ओके, तो सन है वो एरीज में उच्च का होता है, मेष में, और तुला मतलब लिब्रा में नीच का होता है। ओके, उसके बाद लेते हैं मून को। तो मून है वो
टॉरस में उच्च का होता है और स्कॉर्पियो में नीच का होता है। ओके, उसके बाद जुपिटर, जुपिटर है वो कैंसर में उच्च का होता है और कैप्रिकॉन में नीच का होता है। उसके बाद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अपनी ही राशि में उच्च का होता है, मतलब कि वर्गों में वो उच्च का होता है। ओके, और पाइसिस में वो नीच का होता है मर्क्यूरी। उसके बाद वीनस, वीनस है वो पाइसिस में उच्च का होता है और वर्गों में नीच का होता है। मंगल कैप्रिकॉन में उच्च का होता है और कैंसर में नीच का होता है। उसके बाद कौन सा प्लैनेट बाकी रहा? राहु, Saturn, राहु Rahu. है, राहु है वो जेमिनी में उच्च का होता है और सेजिटेरियस में नीच का होता है। केतु है वो उसका उल्टा है, तो केतु है वो सेजिटेरियस में उच्च का होता है और जेमिनी में नीच का होता है। अभी भी एक प्लैनेट बाकी रहा। Saturn. हाँ, सैटर्न, सैटर्न है वो सन का ऑपोजिट है, तो सैटर्न से उल्टा करेगा। जैसे कि सन है वो एरीज में उच्च का था, तो सैटर्न है वो एरीज में नीच का है, और सन है वो लिब्रा में नीच का था, तो सैटर्न है वो लिब्रा में उच्च का है। ओके, तो यहाँ से हमें थोड़ा ये भी मालूम होता है कि वीनस और मर्क्यूरी के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़े थोड़े उल्टे होंगे। तो हालांकि दोनों फ्रेंड है तो भी मतलब कि बहुत सारा डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में। यही तो वजह है कि इसीलिए एक प्लैनेट है वो वर्गों में उच्च का होता है तो दूसरा है वो नीच का होता है। ओके, उसी तरह सन और सैटर्न का तो हम जानते ही है कि बहुत ही ऑपोजिट है। इसीलिए सन जो राशि में उच्च का होता है वहाँ सैटर्न है वो नीच का होता है। ओके, राहु केतु भी बहुत ही ऑपोजिट है, तो उसमें भी ऐसा है, राहु जहाँ उच्च का होता है वहाँ केतु नीच का होता है। ओके, पर मार्स और जुपिटर बहुत ही उतने ऑपोजिट नहीं है, तो अभी उनके बीच ऐसा है कि जुपिटर जहाँ उच्च का होता है वहाँ मंगल है वो नीच का होता है। बस एक डिफरेंस ये है कि मंगल है वो थोड़ा अपनी एनर्जी से काम लेता है, जबकि जुपिटर है वो अपने नॉलेज से काम लेता है। ओके, तो जो कैंसर है वो नॉलेज की शांति प्रिय राशि है, वहाँ जुपिटर उच्च का होता है, जबकि मंगल है वो एनर्जेटिक है, तो वो शांति वाली राशि में अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर पाता है वहाँ, इसीलिए वो वहाँ नीच का होता है। ओके, तो यहाँ मैं सब प्लैनेट का ये समझाऊंगा कि क्यों हर प्लैनेट है वो कोई ना कोई राशि में उच्च का या नीच का होते। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं सन। सन क्यों एरीज में उच्च के होते हैं? और क्यों लिब्रा में नीच के होते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो एरीज, एरीज साइन है वो है हॉट साइन है, सन भी हॉट है। ओके, एरीज है एकदम वो थोड़ा एटीट्यूड वाली है, थोड़ा ईगो है उनके पास, एकदम वो कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक नहीं है एरीज। तो सन वाले भी ऐसे ही होते हैं, डिप्लोमेटिक नहीं होते और साइन करना पसंद होता है। इसी सन को भी साइन करना पसंद होता है और एरीज वालों को भी साइन करना पसंद होता है। ओके, जहाँ भी जाए ऐसा उनको जैसे हमने सन की क्वालिटीज में देखा, कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि वो लोग जो सारी महफिल हो, महफिल में सबकी निगाहें अपने आप उनके ऊपर रहे, ऐसा चाहते हैं। एरीज वाले भी ऐसे ही होते हैं। ओके,
तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसकी वजह से सन है उसे एरीज में बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि एरीज की जो क्वालिटी है कैरेक्टरिस्टिक है वो सन की जो वाइब्रेशन है उसके साथ मैच होती है। जबकि सन है वो लिब्रा में क्यों नीच का होता है? सबसे पहले तो लिब्रा है वो डिप्लोमेटिक है, बहुत ही डिप्लोमेटिक जोड़ियाक है, और सन को डिप्लोमेटिक रहना पसंद नहीं है। वो हाँ या ना, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ओके, फिर लिब्रा का थोड़ा ये सा भी कह सकते हैं कि बहुत ही थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि सन रिस्पॉन्सिबल नहीं, बट उनको ज्यादा फ्रीडम पसंद होती है। ओके, और लिब्रा वाले ऐसा भी लिब्रा का ऐसा है कि सबको सपोर्ट करते हैं, जबकि सन का काम है सबको सपोर्ट करना नहीं है, लीडरशिप करना उनका काम। ओके, तो इस वजह से जो लिब्रा की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सन को कहीं ना कहीं सफोकेट कर रही है। ओके, तो सन इसलिए जब भी लिब्रा साइन में आता है तो नीच का हो जाता है, अच्छी तरह से अपना रिजल्ट है वो नहीं दे पाता है। ओके, उसके बाद सैटर्न का देखते हैं, क्योंकि सैटर्न है ये इसका उल्टा है। ओके, तो सैटर्न का ही देखेंगे, जो उसका उल्टा है वही देखेंगे। तो सैटर्न है वो एरीज में नीच का है और लिब्रा में उच्च का है। एरीज में नीच का है और लिब्रा में उच्च का है। यह देखना, याद रखना है कि यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये इसकी दोस्त की, इसके मित्र की राशि है, इसके दुश्मन की राशि है, तो अपने दोस्त की राशि में ही उच्च का बनेगा, अपनी दुश्मन की राशि में नीच का बनेगा, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल है वो सैटर्न की राशि में उच्च का होता है, क्योंकि सैटर्न उसका एनिमी है तो भी। ओके, तो ऐसा नहीं है। यहाँ इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पे डिपेंड करता है। कुछ राशि के, फिर वो अपने दुश्मन की राशि हो तो भी बस वो साइन है वो अगर उनको पसंद आती है से पर्टिकुलर प्लैनेट को, तो वहाँ वो उच्च और नीचे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सॉरी यार, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सैटर्न है, सैटर्न अभी
बहुत ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सन है वो सैटर्न का सैटर्न है वो सन का उल्टा है, तो सन को जहाँ पसंद आएगा वहाँ सैटर्न को पसंद नहीं आएगा ऑब्वियसली, और सैटर्न सन को जहाँ पसंद नहीं आ रहा है वहाँ सैटर्न को पसंद आएगा। ओके, तो सैटर्न है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा सीरियस है। ओके, सैटर्न ऐसा है, डिप्लोमेटिक है थोड़ा, और एरीज वाली साइन ऐसी है, वो सीरियस नहीं है, फ्रीडम लवर है। ओके, डिप्लोमेटिक नहीं है। ओके, हॉट है, सैटर्न थोड़ा ठंडा है। ओके, तो इसीलिए सैटर्न को एरीज में वो सफोकेशन होता है, तो इसीलिए सैटर्न है वो यहाँ नीच का होता है, जबकि लिब्रा में जो सारे क्वालिटी है वो सैटर्न को पसंद है, डिप्लोमेटिक है। ओके, रिस्पॉन्सिबल है, सबको सपोर्ट करता है। ओके, तो इसीलिए सैटर्न है वो लिब्रा में उच्च का होता है। ओके, नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर है वो कैंसर में उच्च का है और कैप्रिकॉन में नीच का है। ओके, कैंसर है वो है एकदम पीसफुल साइन है। जुपिटर का काम क्या है? नॉलेज देना। और कैंसर किसकी राशि है? मून की। और मून एस्ट्रोलॉजी में किसको इंडिकेट करता है? मदर को। और हमारी कहते हैं ना कि हमारा पहला टीचर हमारी माता होती है। तो इस हिसाब से जुपिटर को अपना ये टीचिंग, अपनी जो टीचिंग एबिलिटी है वो कैंसर में आके दे सकते हो। फिर विजडम है, कैंसर मतलब कैंसर भी विजडम की राशि है, जुपिटर भी विजडम है। ओके, कैंसर ये कैंसर वाली है वो काफी रिस्पॉन्सिबल है, तो जुपिटर भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इन शॉर्ट के जुपिटर को यहाँ अपने कैरेक्टरिस्टिक, अपने जो क्वालिटी है, अपना जो नेचर है उसको एक्सप्रेस करने का अच्छी तरह से यहाँ मौका मिलता है। इसीलिए जुपिटर है वो कैंसर में उच्च के बनते हैं। कैप्रिकॉन में नीच के बनते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉन का काम है वो बस काम करते हैं, ये कैरियर ओरिएंटेड राशि है। मैंने कहा था कि ये इसका काम है कैरियर पे फोकस करना। बट जुपिटर का काम ऐसा नहीं है, जुपिटर का काम है नॉलेज, टीचिंग। ओके, कैरियर पे उनका ध्यान रहे या ना रहे। फिर कैप्रिकॉन है मनी माइंडेड है, जुपिटर को मनी से कोई लेना देना नहीं। ओके, कैप्रिकॉन है वो वर्कहोलिक है। वैसे जुपिटर वर्कहोलिक नहीं है, बस उनका वो नॉलेज के पीछे भागते हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते कि वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक होना मतलब ऐसा नहीं है कि नॉलेज के लिए हम काम करते हैं, नॉलेज के लिए मतलब नॉलेज के लिए पूरा दिन हम जो मेहनत करते हैं वो वर्कहोलिक नहीं। वर्कहोलिक यहाँ मीनिंग इन द सेंस कि जो काम से हम पैसा कमाते हैं वो काम के लिए जो वर्क है वो वर्कहोलिक है, ऐसे वर्कहोलिक है कैप्रिकॉर्न। जबकि जुपिटर को ऐसा कोई लेना देना नहीं है। जुपिटर को ऐसा नहीं है कि वो जो नॉलेज लेते हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं लेते। ओके, इन शॉर्ट की जो जुपिटर की जो भी सारी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो नेचर है वो यहाँ वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जुपिटर। ओके, कैप्रिकॉर्न ऐसी राशि है कि हर पल उनका काम ऐसा होता है कि आगे मूव करना लाइफ में। पर जुपिटर का क्या है कि जब नॉलेज जो नॉलेज के फील्ड में होते हैं वो कभी ऐसा नहीं होते कि बस आगे बढ़ना है। जब तक एक पॉइंट क्लियर ना हो तब तक वो वहां ही बैठे रहते हैं।
जब हम नॉलेज लेते तो नॉलेज में जनरली क्या होता है कि हमारा जब तक एक टॉपिक क्लियर नहीं होता है तब तक हम आगे मूव नहीं करते हैं। ओके, तो इसीलिए जुपिटर है वो वहां ही बैठा रहता है जब तक उसका एक वो पॉइंट है वो क्लियर नहीं हो जाता, जबकि कैप्रिकॉन का है बस काम करके आगे मूव करते रहना, मूव करते रहना। ओके, इसलिए जुपिटर है वो कैप्रिकॉन में नीच का बनता है। ओके, अभी इसका उल्टा है मार्स। मार्स है वो कैंसर में नीच का होता है और कैप्रिकॉन में उच्च का बन जाता है। ओके, तो मार्स, जैसे कि हमें मालूम है कि कैंसर है वो पीसफुल साइन है और मार्स काफी अग्रेसिव है। ओके, कैंसर है वो इमोशनल है, मार्स इतना ज्यादा इमोशनल है नहीं, बट ऐसा भी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल है, बट वो है इम्पल्सिव है ज्यादा, नॉट प्रैक्टिकल भी नहीं है कि इमोशनल भी नहीं है। ओके, तो मार्स कैंसर में आके मेन तो उसे शांत हो जाना, शांति की राशि में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पीसफुल साइन है, वो उसे जरा सा भी पसंद नहीं है पीसफुल रहना। उनको तो क्या है, वो एकदम एनर्जेटिक है, खेलते कूदते रहना है, ऐसा मार्स का काम ऐसा है। ओके, हमेशा एक्टिव रहना, इसीलिए मार्स को कैंसर में जो है वो अच्छा फील नहीं होता है, इसीलिए मार्स है वो कैंसर में आके डेबिलिएटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। जबकि कैप्रिकॉन कैसी राशि है, हमेशा आगे मूव होते रहना, हमेशा काम करना, एक्टिव रहना। ओके, मेहनत करना। और मार्स को भी ये सब पसंद है, एक्टिव रहना, काम करना, आगे बढ़ते रहना। ओके, बहुत ही मेहनत करना। ओके, इसीलिए मार्स को कैप्रिकॉन ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए मार्स है वो कैप्रिकॉन में एक्सोल्टेड हो जाता है। ओके, उसके बाद देखो, याद रखना मार्स है वो कैंसर अपने मित्र की राशि में नीच का हो रहा है, इसलिए याद रखना कुछ लोग ऐसे कंसेप्ट सिखाते हैं कि ये इसका मित्र है ना, इसलिए यहाँ उच्च का होता है। जब सन की बात करते हैं ना तो सन में ऐसा होता है कि सन है वो एरीज मतलब मंगल की राशि है तो उसमें वो उच्च का होता है। लिब्रा मतलब शुक्र की राशि है, शुक्र उसका दुश्मन है तो वो वहां नीच का होता है। पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, वो सिर्फ सूर्य के केस में ही ऐसा होता है, सूर्य और शनि के केस में। तो शनि का शुक्र मित्र है और मंगल दुश्मन है। ओके, बट हर प्लैनेट के केस में ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक है यहाँ कैरेक्टर, उनके जो नेचर है, हर राशि का नेचर और प्लैनेट का नेचर वो एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, उस पर ये सारी बात है वो डिपेंड करती है। ओके, तो आपने एक चीज शायद नोट नहीं की होगी, दो ही राशि ऐसी है कि जिसमें कोई भी प्लैनेट उच्च का या नीच का नहीं हो रहा है, एक है लियो और एक है एक्वेरियस। ये दोनों राशि ऐसी है कि यहाँ कोई भी प्लैनेट उच्च का या नीच का नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद देखते हैं मून का, देखते हैं। तो मून है वो टॉरस में उच्च का है और स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है। ओके,
अभी टॉरस टॉरस की साइन ऐसी है कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, एकदम स्टेबल है। टॉरस जो साइन है वो प्रैक्टिकल है, स्टेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, सीरियस है। नहीं, सीरियस तो नहीं कहेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, सीरियस नहीं है पर रिस्पॉन्सिबल है। ओके। तो मून है वो इमोशनल है, तो उसके इमोशन को स्टेबल होने के लिए कौन सी ऐसी राशि होनी चाहिए? अगर मून है वो स्टेबल राशि में जाएगा तो उसके जो इमोशन है वो स्टेबल हो जाएंगे, उसे ठहराव मिल जाएगा एक तरह का। ओके। तो मून को यहाँ टॉरस में आके वो ठहराव मिल जाता है, उसके इमोशन को ठहराव मिल जाता है, इसीलिए वो टॉरस में अच्छा फील करता है। ऊपर से टॉरस भी एकदम पीसफुल साइन है। इनको भी, टॉरस वालों को भी बहुत ही कोई किसी के साथ लड़ना झगड़ना ये कुछ भी ऐसा कोई पसंद नहीं है। बहुत ही रेयर केस में ये लड़ना पसंद करते हैं। मतलब कि अगर कोई भी ऑप्शन ना हो तो लास्ट में फिर टॉरस वाले लड़ते हैं। इसलिए मून को ये जो सारी क्वालिटी है वो उसको पसंद है। तो सबसे पहले तो मून है वो, उसका इमोशन है वो यहाँ आके शांत हो जाता है, क्योंकि टॉरस है वो स्टेबल साइन है। ओके। और दूसरा ये कि टॉरस है वो भी पीसफुल है, तो इसलिए मून है वो यहाँ उच्च का हो जाता है। जबकि स्कॉर्पियो है वो खुद भी इमोशनल साइन है, तो मून जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, मतलब कि इसकी इमोशन है वो कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे। इसीलिए आप देखना, जिनकी भी साइन है वो स्कॉर्पियो होगी ना, तो वो बहुत ही इमोशनल होंगे। उनके इमोशनल है वो एक कंट्रोल के बाहर होंगे, उनको अपने इमोशन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। ओके। और ऊपर से स्कॉर्पियो वाले इमोशनल तो होते हैं, लेकिन थोड़े वो ऐसे झगड़ालू भी होते हैं। झगड़ा और ये करना भी उनको पसंद है। ओके। जल्दी से किसी के सामने झुक नहीं जाते, जबकि मून को ऐसा पसंद नहीं है। मून को तो शांति ही पसंद है, इसलिए मून है वो यहाँ आके नीच का हो जाता है स्कॉर्पियो में आके। ओके। अभी हमारे प्लैनेट है मर्क्यूरी। किसी को मालूम है मर्क्यूरी कहाँ होता होगा? मैंने बोला था वर्गो में। वर्गो अपनी ही साइन में ये उच्च का होता है। एक मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। अदरवाइज बाकी के सब प्लैनेट है वो दूसरों की राशि में उच्च के होते हैं। ओके। तो इससे आपका क्या लॉजिक निकल कर आता है कि मर्क्यूरी अपनी ही राशि में उच्च का होता है? तो आपको कोई ऐसा कोई लॉजिक निकल के आता है आपका कि क्या क्या रीजन है? सर ऐसे बोल सकते हैं कि मर्क्यूरी वाले दूसरों से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, शायद ऐसे हो सकता है क्या? मर्क्यूरी सर खुद ही बहुत इंटेलेक्चुअल है और दूसरे पे भरोसा नहीं करता है, तो उसकी वजह से हाँ। वो वर्गों में खुद की राशि में वो कहीं पे भी सही हो पाता है, खुद राशि में ही खुद को बैलेंस समझता है वो। सर जैसे बच्चा है एक, वो अपनी माँ के पास ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। वैसे तो हमने ऐसा सुना है कहीं कि मर्क्यूरी है वो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता है। वो तो ओवर कैलकुलेटिव है, वो तो सोच समझ के सब कुछ करने वाला है, तो वो कहाँ से एडजस्ट होगा। नहीं, एडजस्ट तो
मतलब ऐसा है कि जो एडजस्ट हो जाता है, मतलब ये ऐसा है कि जो जो भी प्लैनेट के साथ वो बैठेगा ना, और वो उसके जैसा बन जाएगा। यही रीजन है। पर मर्क्यूरी को क्या करना है, वो उसे हम अपने खुद की तरह रहना है। तो खुद की तरह रहने के लिए वो उसे अपनी ही राशि में रहना पड़ेगा। अगर दूसरे की राशि में चला जाएगा तो वो राशि का जो स्वामी है ना, उसकी सारी जो क्वालिटी है वो आ जाएगी उसके अंदर। या तो सारी की सारी ना आए, पर बहुत सारी आ जाएगी। ओके। तो मर्क्यूरी, उसका जो प्योर फॉर्म है वो अपनी ही राशि में रह सकता है, इसीलिए मर्क्यूरी अपनी ही राशि में उच्च का होता है। दूसरा रीजन ये है, एज पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं तो वर्गो है वो एनालिटिकल है, कैलकुलेटिव है, बिजनेस माइंडेड है। ओके। और मर्क्यूरी भी ऐसा ही है। और वर्गो वाले फिर वर्कहॉलिक भी है, डेली रूटीन में बिजी रहने वाले हैं। तो मर्क्यूरी भी ऐसा ही है। ओके। डेली रूटीन उनको पसंद है, बिजनेस पसंद है, कैलकुलेशन पसंद है, एनालिसिस पसंद है, इसीलिए मर्क्यूरी है वो वर्गो में। ओके। वर्गो में वो उच्च का होता है। जबकि पाइसिस है वो है क्या है, पाइसिस वाले कभी भी एनालिसिस नहीं करते। जिनकी भी पाइसिस साइन होगी ना, वो सबके सबके प्रति काइंडनेस ही रहेगी। ओके। कोई बुरा होगा तो भी उस पे दया ही करेंगे, मतलब कि ऐसा कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है। इसलिए मर्क्यूरी को ये सब पसंद नहीं है। तो पाइसिस वाले, और पाइसिस का प्रॉब्लम ये है कि ये इमोशनल भी है ज्यादा, जबकि वर्गो है वो प्योरली प्रैक्टिकल है। ओके। तो इसीलिए प्रैक्टिकल होने की वजह से वर्गो में उच्च का होता है। और पाइसिस है वो बहुत ही इमोशनल है, वंडरिंग है, इमेजिनेटिव है। मर्क्यूरी को ये सब पसंद नहीं है, इमेजिनेशन करना। ओके। इमोशनल रहना, सेंसिटिव रहना। उसका तो काम क्या है, कैलकुलेशन करना और बिजनेस करना, मनी माइंडेड होना। ओके। तो पाइसिस, इसीलिए आप देखना कि पाइसिस वाले जनरली होंगे ना, वो कैरियर ओरिएंटेड नहीं होंगे। ओके। उनका पूरा का पूरा ध्यान है वो अपनी पर्सनल लाइफ पे ज्यादा होता है, अपने सपने और उस पर अपने ड्रीम्स पे ज्यादा फोकस होता है उनका उनका ओके। इसीलिए पाइसिस में मर्क्यूरी है वो अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर पाता है, इसीलिए मर्क्यूरी है वो पाइसिस में नीच का हो जाता है। ओके। उसके बाद राहु केतु। अगर आप ये सीख यहाँ क्लास कर रहे हो, पर आपको घर पे जाके भी कम से कम 1 घंटा 1 आवर आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में कहीं से, यूट्यूब से या गूगल से थोड़ा अपने आप भी पढ़ना है। अदरवाइज जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे तो थोड़ा अच्छी तरह से मजा नहीं आएगा आपको। पर जो भी, मतलब मान लो कि आज हमारा जो भी क्लास हुआ उसके बारे में फिर आप यूट्यूब से एक दो वीडियो देखते हैं, गूगल पे जाके देखते हैं उच्च का और नीच का प्लैनेट क्या होता है, क्यों होता है, या फिर कल यही रिकॉर्डिंग देखते हो और फिर कल क्लास में आते हो तो बहुत ही मजा आएगा। अदरवाइज अगर जब भी हम कोई क्लास में जाए, उसके आगे वाले क्लास का हमने होमवर्क नहीं किया होगा, स्टडी नहीं किया होगा, अच्छी तरह से नहीं समझा होगा, तो जो उसका इंटरेस्ट है वो अच्छा नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके। तो राहु है वो जेमिनी में उच्च का होता है और सेजिटेरियस में नीच का होता है। ओके। तो कहीं ना कहीं मैं यह ये भी कहना चाहूंगा कि
कहीं ना कहीं लोग ये गलती कर रहे हैं कि कोर्स बहुत सारा जगह से कोर्स कर रहे हैं और टाइम होता नहीं है किसी के पास, तो टाइम नहीं, लाइव ज्वाइन करने का भी टाइम नहीं होता है। ओके। और हालत ऐसी हो जाती है कि कंटिन्यू 3-4 क्लास अटेंड नहीं किए होते हैं और डायरेक्टली फिर कोई एक क्लास ज्वाइन करने जाते हैं, फिर सब ऊपर से जाता है, फिर पूरा कोर्स खत्म हो जाए, फिर मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया। ओके। अरे आपने पहले तो आधे से ज्यादा क्लास ही अटेंड नहीं किए और ऊपर से ऐसा बोल रहे हो कि सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। ओके। आप अपने आप पर मत लेना, पर ये जनरली अभी अकल्ट में बहुत ही हो रहा है, क्योंकि अकल्ट में क्या है कि लोगों को एक तरह से वो भूख बढ़ गई है कि मैं ये सीख लूँ, ये सीख लूँ, ये सीख लूँ। उनके पास टाइम नहीं होता है तो भी कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। ओके। और फिर क्लास अटेंड नहीं करते हैं, लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, फिर थोड़े दिन अरे लाइव अटेंड नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर उसका रिकॉर्डिंग वो भी अवेलेबल है, पर रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते। बिना रिकॉर्डिंग देखे 3-4 दिन के बाद फिर जाते हैं क्लास में, फिर वही बोलते हैं कि ये सर तो अच्छा नहीं पढ़ाते, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पर आगे के क्लास आपने देखे होंगे तो समझ में आएगा। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग ऐसे हो, लेकिन ये जनरली ऐसा हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे ना बन, आप हो ही नहीं, हो भी नहीं और ऐसा बनना भी नहीं। ओके। कम से कम कुछ भी करके अगर रात को 2 बजे तक जागना पड़े तो भी रिकॉर्डिंग देखो। ओके। चलो अगर अटेंड नहीं कर पाए हो तो क्लास, तो अगर यहाँ मैं जेमिनी के बारे में, जेमिनी कैसी साइन है, जैसे कि मैंने कहा था जेमिनी है वो बहुत ही मटीरियलिस्टिक है, मौज मस्ती करनी, घूमना फिरना। ओके। मनी माइंडेड, बहुत ही डिजायर, बहुत ही सपने। तो ये सारे राहु का भी काम यही है, मटीरियलिस्टिक, डिजायर, अटैचमेंट, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना। ओके। इसीलिए राहु है वो जेमिनी में आके उच्च का बन जाते हैं। जबकि सेजिटेरियस साइन है वो कैसी है, फिलोसोफर है, नॉलेज वाली है, उनको ऐसा ज्यादा कोई घूमना फिरना पसंद नहीं है। इनको घूमना फिरना पसंद है, लेकिन वो ऐसी जगह पे घूमते हैं जहाँ से उनको अपने फिलोसॉफी और अपने नॉलेज में उनको उनकी जो स्पिरिचुअलिटी की जो उनकी जो भूख है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की जो डिजायर है, उसमें उनको कुछ गेन होता है, ऐसी जगह पे ये घूमते हैं। तो वैसे पिकनिक वाली जगह पे नहीं घूमते हैं। ओके। तो सेजिटेरियस की ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी, नॉलेज। ओके। रिलीजियस प्लेसेस पे जाना, पूजा पाठ करना, टीचिंग करना, लर्निंग करना, बहुत सारा नॉलेज अपना अपडेट करते रहना, ज्ञानी बनना। तो राहु को तो ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके। तो इसीलिए राहु है वो सेजिटेरियस में आके नीच का बन जाता है। ओके। केतु का लेंगे तो आप बहुत ही आप अपने आप समझ जाओगे, तो फिर केतु राहु से उल्टा है। ओके। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इससे उल्टा ही होगा। जेमिनी में नीच का और सेजिटेरियस में उच्च का, क्योंकि जेमिनी है वो मटेरियलिस्टिक साइन है। ओके। घूमना फिरना ये सब करना है। केतु को ये सब पसंद नहीं है, उसको क्या है, डिटेच होना है, उसको तो स्पिरिचुअल बनना है, इसलिए वो जेमिनी में नीच का बनता है। जबकि सेजिटेरियस उसकी जो सारे कैरेक्टरिस्टिक है उससे मैच होती है, सेजिटेरियस की जो सारे कैरेक्टर है। ओके। इसीलिए केतु है वो सेजिटेरियस में आके उच्च का बन जाता है। सर हाँ बोलो।
सर राहु और केतु हैं तो एक ही ना। नहीं, राहु केतु तो अलग है सब। सर और धड़ जब अलग हो गया तो अलग बन गए ना। अच्छा, तो मतलब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगे। न्यूमरोलॉजी में ऐसा माना जाता है, बट एस्ट्रोलॉजी अच्छा। में तो कभी वो साथ में आएंगे ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा वो आमने सामने ही होते हैं कुंडली में। ओके सर। न्यूमरोलॉजी में ऐसा मान के चल सकते हो कि अगर किसी के ग्रेड में 4-7 आ रहा है तो अच्छा हो। ओके। पर वो ओके। न्यूमरोलॉजी का ही अलग कंसेप्ट है वो। जब भी न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तब समझेंगे कि क्यों ऐसा है। एक सवाल मैं भी कर सकती हूँ पंकज जी? श्योर, बोलो। जैसे कहते हैं कि राहु केतु के बीच में सारे अगर ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है, तो उसमें क्लॉकवाइज लेना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए? क्योंकि अब ये वैसे यूजुअली सब किसी की कुंडली में देख लो, राहु केतु के बीच ही सारे ग्रह होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली मैंने देखा है, मतलब 70% जो कुंडलियां देखी है उसमें राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह होते हैं। पर एक ही तरफ देखना है हमें, एक ही। आप दोनों तरफ से देखेंगे तो दोनों तरफ से तो सब प्लैनेट आ ही जाएंगे ना एक नहीं, दूसरे मैं के लिए। वही पूछ रही हूँ कि क्लॉकवाइज देखना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज भी नहीं आना चाहिए सब प्लैनेट, या एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं आना चाहिए। दोनों तरह से आ गए, हाँ दोनों में हाँ, से किसी एक तरह से भी आ गए तो आ ही गए ना। वो तो आते ही हैं, मैंने बहुत बार देखा है, ये तो किसी ना किसी, नहीं नहीं नहीं, कोई ना आप कोई। गलत गलत समझ रहे हो आप। अच्छा। आप आपकी कुंडली में आता है। मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है, मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि मेरी प्रश्न। चलो मैं आपको ये कुंडली दिखाता हूँ, आप समझ समझ ही गलत रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी आपको इसमें लग रहा है राहु केतु के बीच में है सब प्लैनेट ऐसा। लग रहा है इसमें। किरण जी, लग रहा है इसमें। किरण जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, अब आ रही है मेरे को। जैसे मैं दिख रहा है। इसमें देख रही हूँ कि 12वें घर में राहु है और छठे घर में केतु है, और हम्म। उसके बीच में जैसे ये शुक्र और गुरु और सूर्य और बुध, ये इनके बीच में आ रहा है। जो हाँ, अच्छे जो अच्छे ग्रह हैं वो तो सारे इनके बीच में आ रहे हैं। तो मंगल इनके बाहर है, देखो तो ये यहाँ हाँ, नहीं होगा। मंगल यहाँ नहीं बाहर हो। है। अच्छा अच्छा। अभी इसमें देखो। केतु और राहु, हाँ इसमें सारे ग्रह है ना। नहीं, शनि तो इस तरफ है ना। अगर इस तरफ से देखते हैं तो सब प्लैनेट है, लेकिन शनि इस तरफ है ना। नहीं, मैं यही कह रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज जाए तो 5वें घर में राहु बैठा है और 11वें घर में केतु है, उसके बाद में 7वें में मंगल है, बुध और शुक्र 9वें में है, 10वें में सूर्य और चंद्र है और गुरु है। मुझे तो ये कुंडली आपको बना के दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझोगे आप। अच्छा ठीक है। मान लो कि या राहु है या केतु है। ठीक है ये। ओके। अगर यहाँ से यहाँ के बीच में सब प्लैनेट आ गए तो भी उसे काल काल सर्प। सर्प दोष बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ के बीच में भी सब प्लैनेट आ गए तो भी तो उसे काल सर्प दोष बोलेंगे। पर अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्लैनेट यहाँ हो और एक प्लैनेट यहाँ हो तो फिर काल सर्प दोष नहीं लगेगा, क्योंकि एक तरफ से ही हमें लेना है ना। दोनों हाँ हाँ, तरफ से लेंगे तो हर कुंडली में 100%, 100% सबकी कुंडली में आएगा। आप जिस तरह से बोल रहे हो उस तरह से मैं समझ गया था, तो हर कुंडली में आएगा। हाँ जी हाँ जी। हमें कोई भी एक तरफ से ही देखना है।
कोई भी वही एक मैं तरफ। वही मैं पूछना चाह रही थी कि क्लॉकवाइज लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। कोई भी तरफ से देख सकते हो आप, दोनों तरफ से देख लो, कोई भी दोनों के बीच में आ रहे हैं, इस तरफ भी देखो, इस तरफ में भी आ रहे हैं कि इस तरफ में भी आ रहे हैं। ठीक है। ओके, मान लो कि किसी की कुंडली में सारे प्लैनेट इस तरफ आ गए, हाँ हाँ। इस तरफ आ गए, ओके, हम्म तो भी काल सर्प दोष है। किसी की कुंडली में इस तरफ आ गए तो भी हम्म काल सर्प दोष है। किसी ना किसी तरफ तो दोनों के बीच में ही आए ना, इस दिशा में आए या इस डायरेक्शन में आए। हम्म। समझे आप? हाँ समझ गई मैं, समझ हाँ, गई। ठीक है, धन्यवाद। ओके। चलो, उसमें शायद एक एक एक, एक शायद कोई कुंडली होगी सर जिसमें मेरी हो, जिसमें ये हो सकता है। चलो, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ओके, इसमें भी नहीं है। देखो, ये इसमें है, राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट है, इस तरफ कोई प्लैनेट ही नहीं है। राहु केतु, हाँ जी हाँ जी। ओके हाँ जी, हाँ हाँ वो देख लिया। ठीक है। ओके, चलो हम आगे एक टॉपिक लेते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट। रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक्चुअली में प्लैनेट है वो कभी सर मून का बाकी रह गया। मून का कर दिया, मून का बोला ना मैंने, टॉरस में उच्च का और स्कॉर्पियो हाँ में यस नीच सर, का। यस सर। ओके, रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक्चुअली कभी भी कोई भी प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड नहीं मतलब कि रेट्रोग्रेड नहीं होता है, बट हमें यहाँ से ऐसा फील होता है कि वो रेट्रोग्रेड। ओके, पर उसका रेट्रोग्रेड मतलब क्या, कि पीछे पीछे की तरफ जाना। बट उल्टी कोई भी चाल, प्लान, हाँ, उल्टी उल्टी चाल चाल। चलना। और कोई भी प्लैनेट है वो कभी भी उल्टा नहीं चलता है। ओके, पर यहाँ से हमें ऐसा लगता है उनकी जो प्लैनेट है वो एक दूसरे के पास उस तरह से मूव करते हैं कि हमें यहाँ से ऐसा लगता है कि वो प्लैनेट है वो पीछे जा रहा है। एक्चुअली वो तो अपनी ही स्पीड में होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि उसने अपनी स्पीड है वो कम कर दी है या ज्यादा कर दी है। बट हमें यहाँ से एक दूसरे की रिलेटिवली जो डायरेक्ट एक डिस्टेंस है एक दूसरे की, वो डिस्टेंस इस तरह से चेंज होता है कि हमें यहाँ से ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है। ओके, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये प्लैनेट है ये गोल गोल घूमते हैं। अगर ये सीधी लाइन में घूमते तो कभी भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट होता ही नहीं। ओके, इसको आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, मैं एक एनिमेटेड वीडियो है वो भेजूंगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि किस तरह से होता है। पर तो भी मजे की बात यह है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट पीछे नहीं जाता है, पर हमें यहाँ से ऐसा फील होता है कि वो पीछे जा रहा है और उसकी इफेक्ट भी ऐसी आती है, इफेक्ट भी रेट्रोग्रेड जैसी आती है। ओके, एक्चुअली आपको क्या लगता है कि कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। ओके, तो जब भी कोई प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड होगा तो उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वैसे तो उसकी जो उसकी जो स्पीड है वो तो वही की वही है, बट यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि वो उसकी स्पीड है वो बहुत ही कम हो गई है। ओके, तो यहाँ हमें इस तरह से देखना है इसका कंसेप्ट कि हमें मौका मिलता है
तो कोई भी प्लैनेट है वो जब रेट्रोग्रेड हो जाता है तो हमें मौका मिलता है कि वो प्लैनेट रिलेटेड हम वो टाइम में हम ज्यादा एनर्जी लगा सके, इसीलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि वीनस है वो रेट्रोग्रेड हो गया, तो वीनस हमें मौका देता है कि आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाओ, मैं आपको मौका देता हूँ। तो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वो हमें मौका देता है, उसके रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमें मौका देता है कि हम उसमें इम्प्रूव करें। तो जब भी वीनस रेट्रोग्रेड होता है तो हमें वो मौका देता है, हमें टाइम देता है कि हम हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें। जैसे रेट्रोग्रेड है मतलब कि वो प्लैनेट रिलेटेड हमें रिव्यू करना है, रिव्यू का टाइम है। वीनस अगर रेट्रोग्रेड होता है तो हमें हमारे रिलेशनशिप को रिव्यू करने का टाइम है कि क्या हम सही से हमारे रिलेशनशिप में जा रहे हैं। अगर सैटर्न है वो अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, जो कि हाल में सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड है, प्रेजेंटली सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड है, ओके। तो हमें अभी हमारे कर्मा है वो रिव्यू करने हैं कि हम हमारे जो कर्मा है वो क्या हम सही से कर रहे हैं, ओके। तो ये है, तो अभी एक अच्छा मौका है हमारे पास कि हमारे कर्मा को हम रिव्यू करें, एनालाइज करें, रियली में हम सही से जा रहे हैं कि नहीं। मतलब कि सैटर्न अभी ऐसी, अगर वो हम नहीं करेंगे तो सैटर्न है वो ऐसी सिचुएशन ला ही देगा कि हमें वो करना पड़ेगा, हमारे कर्मा पे चेक करना पड़ेगा कि हमारे कर्मा है वो किस तरह से जा रहा है। तो हर प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसका रोल है ये यही है कि उसके रिलेटेड हमें रिव्यू करना होता है हमारी लाइफ में। अगर हम नहीं करेंगे तो वो ऐसी सिचुएशन ही ला देगा। वीनस रेट्रोग्रेड है और हम हमारे रिलेशनशिप को रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, तो वीनस ऐसी ही कंडीशन हमारी लाइफ में ला देगा कि हमें उस पर फोकस करना ही पड़ेगा। सर ये रेट्रोग्रेड कब कब होता है ऐसे? उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि सैटर्न ये मंथ में रेट्रोग्रेड होगा, वीनस ये मंथ में होगा, उनका कोई टाइम नहीं है ये रेट्रोग्रेड। तो कैसा मालूम होता है अपने? ऐसा है कि जब भी ये प्लैनेट है वो अर्थ से नजदीक आते हैं, ओके। मतलब नजदीक मतलब डिस्टेंस में नहीं, अपनी जो ऑर्बिट होती है ना, ये लोग एक अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, वो ऑर्बिट में जब एक अर्थ के नजदीक जो भी प्लैनेट आता है ना वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। वो पंचांग से ही देखना पड़ेगा हमें, क्या पंचांग से ही देखना पड़ेगा हमें कि अभी कौन सा ग्रह जो है वो उल्टी चाल चल रहा है या किस राशि में जा रहा है। हाँ, वो कुछ सॉफ्टवेयर वाले बताते हैं, जैसे कि एस्ट्रोसेट में दिखाते हैं कि अभी ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, ओके। सर अगर अभी जैसे सैटर्न का रेट्रो चालू है और किसी को प्रोफेशनल इश्यूज आ रहे हैं तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ना कि प्रोफेशन में अगर इश्यू है तो रेट्रो में फिर क्या टिप्स कर सकते हैं सर? कुछ ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो, डिसिप्लिन रहे, मतलब मेडिटेशन करें सर, ये सब आप कर सकते हैं ऐसे हम लोग? एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे होता है। तो चलो मान लो कि कोई प्रोफेशन में अपने काम पर पूरी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है, पर सैटर्न है जब तक वो सीधा चल रहा था तो उसको वो ऐसे हिंट नहीं देगा कि भाई आप अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हो। पर जब भी सैटर्न ये रेट्रोग्रेड होगा तो सैटर्न उनकी लाइफ में ऐसा कोई ऐसे इश्यू क्रिएट करेंगे, उनको ये रियलाइज करना चाहते हैं सैटर्न कि भाई आप अपने प्रोफेशनल में
अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बस रेमेडी, सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है उसका कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छी तरह से अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम नहीं किया होगा। तो सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि ईमानदारी से काम करें। ओके सर। जनरली रेमेडी होती है ना, वो बहुत ही सिंपल होती है। हम्म। और हम क्या करते हैं कि ये पानी में बहा दो, ये कर लिया, बट वो एक टेम्पररी रेमेडी है। पर परमानेंट रेमेडी ये है कि भाई आपका सैटर्न बुरा है तो आप थोड़ा सीरियस बनो, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाओ। अगर आप वही छोड़ वो बस वो आपको करना नहीं है, और सैटर्न की और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रेमेडी है वो करते रहो आप, कि हर शनिवार को आप फास्ट करो, तो बिना कोई मतलब है उसका कुछ। तो सबसे बड़ी रेमेडी है वो है कर्मा रेमेडी। सर आपने पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया आपने, क्योंकि जनरली हम लोग समझते हैं कि रेट्रो प्लैनेट हुआ ये तो और असर करेगा, ये और तकलीफ देगा क्योंकि ये तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन आपने व्यू पॉइंट ही चेंज कर दिया कि आपको चांस दे रहा है कि आप अपने आप को सुधारो। टोटल हाँ, आपने चेंज कर दिया सर। वे थैंक यू सर। रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो सही हमें कह रहे हो, काम कर्मा रेमेडी सबसे अच्छी तो रेमेडी कर्मा ही है, कर्मा को अपना ठीक रखो। हाँ, कर्मा रेमेडी, हर प्लैनेट की एक कर्मा रेमेडी होती है। जैसे कि विनस की है कि सबके साथ अच्छे रिलेशन रखोगे तो आपका विनस अच्छा रहेगा। ओके। मंगल की यही है कि आप एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, ओके, अपने बॉडी को वीक नहीं बनने दोगे, तो आपका मंगल ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। एक तो बर्थ चार्ट में जन्म समय में रेट्रोगेट था है, और एक प्रेजेंट सिचुएशन में जो रेट्रोगेट, तो किसको इम्पोर्ट देना है? क्या बोले? एक तो बॉर्न होता है उसके चार्ट में, लगन चार्ट में ही रेट्रोगेट दिखता है प्लैनेट, इंडिकेशन होता है उसका रेट्रोगेट है करके। और एक ये होता है कि आज की डेट में उसकी जो भी उम्र हो, आज की डेट में उसके प्लैनेट्स रेट्रोगेट दिखाते होंगे, तो क्या उसका जो जन्म चार्ट में जो रेट्रोगेट है उसका भी पूरे जीवन भर असर रहेगा, और ये जो अभी पोजीशन है उसका जो टाइम पीरियड कुछ होता है ऐसा? सिंपल सा रूल है, जो हमारे लगन चार्ट में होता है वो हमें लाइफ टाइम हमें झेलना पड़ता है, और जो अभी गोचर में है वो तो अभी सैटर्न अभी गोचर में है रेट्रोग्रेड, तो वो 6 महीने रहेगा। 6 महीने के बाद उसकी असर नहीं रहेगी। तो ये जब तक 6 महीने रहेगा तब तक उसकी जो भी रेमेडी होगी वो कंटिन्यू करनी है ऐसे? नहीं, रेट्रोग्रेड मतलब देखो, जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है ना उसको ही सैटर्न है वो एक हिंट देगा कि आप अच्छी तरह से काम करो। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर उनको रेमेडी करने की जरूरत क्या है? तो यानी रेट्रोग्रेड हमेशा प्रॉब्लम देगा ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट मतलब वो प्लैनेट के रिलेटेड जो लोग भी अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, उनका उस पर फोकस नहीं है, तो उनकी लाइफ में वो करके जाएगा वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट। मतलब कि मान लो कि विनस है तो विनस का काम क्या है? रिलेशनशिप अच्छा रखना। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, सबके साथ, हमारे भाई बहन सबके साथ हमारा जो रिलेशन है वो विनस से देखा जाए। मतलब अगर विनस बिगड़ा तो हम किसी के भी साथ अच्छा रिलेशन नहीं रख पाते। ओके सर, तो ऐसे राहु केतु अगर रेट्रोगेट हो गए तो क्या फंक्शंस देंगे वो? राहु केतु तो ऑलवेज वो रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, हमेशा ही सबके? हाँ, बाय डिफॉल्ट। हाँ, मेरे लग्न चार्ट में भी वही है लिखा हुआ। हाँ, सबके वो बाय डिफॉल्ट रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। मतलब कि हमें ऑलवेज हमारे कर्मा पे हमारा चेक होना चाहिए। राहु केतु क्या है? हमारे कर्मा है, बैड कर्मा, तो वो ऑलवेज रेट्रोग्रेड रहता है। मतलब क्या कि हमें ऑलवेज हमारे कर्मा पे चेक करते रहना है। समझे? ये है फिलोसॉफी इसकी। वो रेट्रोगेट के साथ एक कंबस्ट करके भी कुछ लिखा होता है सर, वो क्या होता है? वो अस्त होता है, प्लैनेट अस्त हो गया उसका मतलब कि जब भी कोई प्लैनेट है वो सूरज के बहुत ही नजदीक चला जाता है,
मतलब कि सूर्य से 10 डिग्री नजीक चला जाता है तो वो अस्त हो जाता है। उसका मतलब ये है कि वो फिर अपनी एनर्जी है वो गवा देता है। अपनी एनर्जी मतलब कि अपना जो काम है वो नहीं कर सकता। मान लो कि वीनस अस्त हो गया तो वीनस की जो भी सारे सिग्निफिकेंस है, सारे जो रोल है वो नहीं हो पाएंगे। ओके। जैसे सर ने बताया था एक बार कि 3 डिग्री से लेके और 27 डिग्री के बीच में, तो 3 से नीचे का डिग्री का होगा तो वो वैसे ही अस्त होगा, और 27 से ऊपर का डिग्री का होगा तो वो वृद्धावस्था में वो वैसे ही नहीं इफेक्टिव होगा। वो अलग अलग पॉइंट है। नहीं सर, मेरा कहने का पर्पस ये है कि जिस घर में बैठा हुआ है वो कौन सी राशि के साथ में बैठा हुआ है, तब इफेक्ट, अगर रिट्रोग्रेड होगा तो अलग इफेक्ट आएगा और वैसे बैठा होगा तो अलग इफेक्ट आएगा। राहु अगर किसी अच्छे प्लेनेट के साथ में बैठा है तो वो उसी प्लेनेट के अनुसार आपके काम करेगा। अरे हमारा टॉपिक कौन सा है और अब राहु केतु के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कोई हमारा नहीं, तो आप पढ़ाइए। अस्त की बात हो रही है और राहु केतु में आप ओके चलो। सर अभी मेरे लग्न चार्ट में मर्क्यूरी है कंबस्ट करके, तो अब मर्क्यूरी आपका क्या मतलब है कि मर्क्यूरी वो चीज को खराब कर देगा, मतलब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओके। मतलब कि मान लो कि किसी की कुंडली में सूर्य है वो 13 डिग्री पे है, एक ही राशि में होना चाहिए। ओके। और वही राशि में मान लो कि मंगल है वो 10 डिग्री का है। ओके। तो क्या होगा? मंगल है वो अस्त हो जाएगा। ओके। तो फिर मंगल है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? मंगल की रेमेडी करनी पड़ेगी। ओके। सर हमने वीनस छोड़ दिया था, वीनस मिस हो गया था एक्चुअली। हाँ मतलब कि वीनस में भी यही होगा कि वीनस भी कंबस्ट हो जाए, कोई भी प्लैनेट हो इसी तरह से ही कंबस्ट होंगे, सूर्य से बहुत नजदीक डिग्री में आ जाएंगे। नहीं सर, सॉरी वीनस ऊंच नीच का जो प्रॉपर्टी है वो लिखने में हम वो मिस कर गए थे। नहीं, वीनस का भी हमने लिया है। वीनस है वो पाइसिस में होता है ना, और वर्गो में सर वो मर्क्यूरी लिया था, मर्क्यूरी में पाइसिस तक बात की थी लेकिन वीनस छूट गया था। ठीक है, हम वो उसका ऑपोजिट समझ के चल जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं कर लेते हैं। वीनस है वो पाइसिस में उच्च का होता है और वर्गों में नीच का होता है। ओके। क्योंकि वीनस भी इतना कोई इमोशनल, पाइसिस का काम है इंट्यूशन, वंडरिंग, इमेजिनेशन, और वीनस का भी काम यही है। पाइसिस का मैंने एक बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक जो बोला था वो है सोलमेट, और वीनस को भी यही, इसके लिए ही उसकी तड़प होती है, एक सोलमेट की जरूरत होती है वीनस को भी। ओके। तो वीनस को ये जो पाइसिस वाले जो सारे कैरेक्टरिस्टिक है वो अच्छे लगते हैं, इसीलिए वीनस है वो पाइसिस में उच्च के होते हैं। जबकि वीनस ऐसे कोई एनालिसिस करना, हाँ बिजनेस माइंडेड नहीं है, बिजनेस माइंडेड मतलब इतने ज्यादा नहीं है, मर्क्यूरी जितने नहीं है, बट उनका काम ध्यान होता है पैसों की और उनका ध्यान होता है। वो इसलिए नहीं कि वो मनी माइंडेड है, बट क्या है वो थोड़े मटेरियलिस्टिक है विनर्स, उनको मौत शोक करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। तो
मतलब कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसीलिए वो वर्गों में आके अच्छा फील करेंगे। ओके, क्योंकि वीनस वर्गों में आके बहुत ही बुरा फील करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वीनस है, उनको मेहनत नहीं करनी है। ओके, वीनस को बैठे बैठे ऐसा कोई काम करके पैसा कमाना है, लेकिन बैठे बैठे कमाना है जिसमें ज्यादा मेहनत ना हो। जबकि वर्गों का काम क्या है, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, बहुत ही वर्कहोलिक साइन है, तो जो कि वीनस को तो पसंद नहीं है। वीनस तो बहुत ही लेजी है। ओके, इसीलिए वीनस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ आके उसको काम करना पड़ता है, बहुत ही वर्कहोलिक बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से वीनस को यहाँ अच्छा फील नहीं होता है। हाँ, यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते कि वीनस ऐसा लेजी है, मतलब कि वीनस ऐसा भी है कि जब वो काम करेगा तो काम ही करेगा, और जब उसका बैठने का टाइम आएगा तो बैठा ही रहेगा। वीनस को आप वो जो बफेलो होता है ना, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, वैसे होते हैं। जैसे बफेलो जब काम करता है तो काम ही करता रहता है, और जब आराम करने का टाइम आएगा ना तो आराम ही करेगा। पर वर्गों में आके वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वर्गों में क्या है, मेहनत ही करनी है, कोई आराम का टाइम नहीं है वहाँ। और वीनस को क्या फ्रीडम है कि जब उसको पसंद पड़ेगा तब वो मेहनत करेगा, जब उसको पसंद पड़ेगा तब वो शांति से बैठ जाएगा। इसीलिए वीनस है वो वर्गों में आके नीच का हो जाता है। ओके, आज का सेशन यही तक। अभी हम कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो 5 मिनट के लिए। ओके, कल हमारा क्लास है 3 से 5 बजे, लास्ट क्लास। हमने डिसाइड किया था कि हम 6 क्लास में नहीं हो पाया है, तो कल 3 से 5 का क्लास है। प्लीज कोई ऐसा मत बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा सर, फिर कभी ले लेना। ओके, यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अटेंड कर पाओ या ना कर पाओ। 3 से 5 में जिसके भी पास टाइम हो वो अटेंड करे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग देख ले। ओके, ठीक है सर। क्योंकि तो ये उसके जो पास डिग्रियों के बारे में आपने बताया था, डिग्रियों के बारे में अस्त जो होता है, कोई भी मतलब प्लेनेट अस्त होगा तो उसमें 1 से 3 तक होगा? नहीं, 10 डिग्री का बोला ना मैंने, सन से 10 डिग्री के अंदर आ जाएगा, 10 डिग्री पास आ जाएगा तो हो जाएगा। मतलब कि मान लो कि वो दोनों तरफ से, मान लो कि सन की डिग्री 15 है, तो कोई जी। प्लैनेट की डिग्री 5 भी होगी तो भी होगा, और 25 होगी तो भी होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ, दोनों तरफ से 10 डिग्री में आएगा तो वो अस्त का हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लें किसी प्लेनेट की जो वो है डिग्री है वो 15 तक है, अगर उसमें 10 तक आया तो वो अस्त नहीं होगा, ठीक रहेगा फिर वो है? अरे रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। जी। मान लो ये एक कुंडली है। ओके, पर जी, यहाँ डिग्री नहीं है। डिग्री तो नीचे आएंगी। नहीं, इसमें नहीं आता है। चलो दूसरी ऐप पे बताता हूँ मैं। सर जैसे लियो की मान लो ले ले कुंडली हम, और पहले नहीं, घर में अगर चंद्रमा बैठ जाए। अभी रुको ना, अभी ये कुंडली ही दिखाता हूँ, सारी टेंशन दूर हो जाए। तो देखेंगे कि कोई भी प्लैनेट, इसमें कोई भी प्लैनेट है वो वो अस्त का नहीं है, तो दूसरी कुंडली लेनी पड़ेगी। इसमें भी नहीं है। इनकी मतलब कि कम्बस्ट हो ऐसी कुंडली बहुत ही कम मिलेगी आपको।
देखो ये भी, इसमें भी नहीं है। सर मेरे इसमें है, सूर्य आदित्य योग बन रहा है जिसमें मर्क्यूरी कंबस्ट हो रहा है। ओके देखो यहाँ ये कुंडली किसकी है, जिसकी वो मालूम नहीं, चलो अभी ये कुंडली है किसी की, इसमें मर्क्यूरी है वो अस्त का हो रहा है। देखो सूर्य की डिग्री क्या है इसमें, 19 डिग्री। 19 डिग्री है, और मर्क्यूरी की है वो 8 है। ओके, मतलब कि मर्क्यूरी यहाँ मैंने जो 10 की रेंज बोली थी ना, वो 12 की रेंज होगी मैक्सिमम। तो 8 प्लस 19 में से अगर 8 माइनस कर दे तो 11 होते हैं। ओके, मतलब कि 12 तक की डिग्री में अगर कोई प्लैनेट आ जाता है सन के करीब तो वो अस्त का हो जाता है। और मैं यहाँ ये कहना चाहता था कि अगर मर्क्यूरी है वो यहाँ 8 डिग्री का है ना, उसी तरह अगर सन के आगे मान लो कि 30 डिग्री का होता तो भी उसे वो अस्त का होता। ओके, क्योंकि दोनों तरफ से वो डिग्री की उस रेंज में नहीं आना चाहिए मर्क्यूरी। सन की 19 है तो मतलब कि 10 से 30 के बीच में जो भी प्लैनेट आएंगे डिग्री वाइज वो सारे अस्त हो जाएंगे, समझे? सर अगर सर सूर्य 0 डिग्री पे होगा तो कौन? समय ज्योति है। अरे आप नहीं, कौन सा प्लैनेट 0 पे होता, तो ऐसा बोल रहा हूँ। सर अगर सूर्य की डिग्री 0 होगी तो बाकी प्लेनेट की जैसे 15 है, जैसे 23 है, उसमें क्या देखेंगे हम? तो हम देखेंगे कि सन की 0 है तो आगे सन के आगे 12, मतलब 12 प्लस और 30 में से -12 करने पड़ेंगे। तो 30 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 18 तक, मतलब सन के आगे वाली राशि में कोई 18 तक नहीं होना चाहिए, और सन जो राशि में जा रहा है 0 डिग्री पे वो राशि में कोई 12 तक नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, उसके ऊपर होना चाहिए। हाँ मतलब कि सन जहाँ बैठा है ना उसके प्लस माइनस दोनों में 12 डिग्री से होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। नहीं सर, इसमें इस कुंडली में आप देखो कि सन की डिग्री है 19 डिग्री और सैटर्न की है 26। तो सैटर्न की हालांकि है तो ज्यादा। अरे सैटर्न तो रेट्रोग्रेड है, वो अस्त नहीं है। मर्क्यूरी एक ही अस्त है इस कुंडली में। ओके, मर्क्यूरी, हाँ ठीक है। तो मर्क्यूरी आ रहा है वो रेंज में, इसलिए मर्क्यूरी है, बाकी कोई प्लैनेट नहीं है। ओके ठीक है, ठीक जी सर। ओके, चलो और बोलो, कोई क्वेश्चन हो तो। पानी भर दिया। सर अगर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में, एक ही उसमें ग्रह में बैठे हो। हेलो, एक ही ग्रह में कि एक ही राशि में? एक राशि में, सॉरी, एक राशि में या एक घर में, ग्रह में नहीं घर में, और उसमें सूर्य की डिग्री कम हो और चंद्रमा की ज्यादा हो, तो वैसे तो पूर्ण वो सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा, सॉरी चंद्र ग्रहण। वो ऐसा तो है नहीं कि होगा ही होगा। जैसे मान लो लियो की किसी की कुंडली है और उसके पहले ही घर में चंद्रमा बैठा हुआ है जो कि ज्यादा डिग्री का है सूर्य से, सूर्य कहीं और भी बैठा हो, तो उसमें क्या पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाया जाएगा? अरे वो राशि में होगा तो चंद्र ग्रहण होगा ना। हाँ, तो पहला घर सर लियो में तो सूर्य का हो गया ना। सूर्य और चंद्र जब साथ साथ में होते हैं ना, हाँ जी, तब चंद्र ग्रहण होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें डिग्री का कोई मायने नहीं रहता कि चंद्रमा चाहे कितनी ही ज्यादा डिग्री से हो सूर्य से। जब सेम डिग्री पे आएंगे ना तब चंद्र ग्रहण होगा। सेम डिग्री पे आएंगे? हम्म, अच्छा,
ठीक है, ठीक। और जैसे जैसे डिग्री है वो डिग्री का जो फासला है वो बढ़ता जाएगा, उस तरह से चंद्र ग्रहण है वो खत्म होता जाएगा। अच्छा। ओके, ऐसा होता है। ठीक। और जब सन और मून एक आमने सामने होते हैं, सॉरी सन और मून है, वो जब आमने सामने होते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। नहीं सर, जैसे पहले घर में सूर्य बैठा है 10 डिग्री का और सप्तम भाव में बैठा है चंद्रमा जो 16 डिग्री का, तो उसको हम क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे या चंद्र ग्रहण कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे। चंद्र ग्रहण हमें ऑलवेज पूनम को होता है ना, फुल मून जब होता है तब होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसे चंद्र ग्रहण कहेंगे। ठीक है। और अगर सन और मून एक ही साइन में है तो वो सूर्य ग्रहण। ठीक। सर क्या कंबस्ट प्लैनेट्स की रेमेडी करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। नॉर्मल जो अपना अभी जैसे आपने रेट्रोग्रेड के लिए बताया उसी टाइप से वो कंबस्ट की भी हो जाती है क्या? कंबस्ट प्लैनेट की एनर्जी आपको लाइफ में चाहिए तो करनी पड़ेगी ना रेमेडी। ओके क्या करना चाहिए? जैसे मैंने अभी कहा उसी तरह कर्मा रेमेडी आप कर सकते हो। अगर जैसे मैंने मंगल का कहा, एक्टिव बनो, एनर्जेटिक रहो, एक्सरसाइज करो। मर्क्यूरी के लिए? मर्क्यूरी के लिए सबके साथ कम्युनिकेशन करो। सच बोलो, झूठ मत बोलो। अपनी स्पीच है वो अच्छी रखो। सबको जुपिटर था, लर्निंग कंटिन्यू करना है वैसे। फिर से बोलो। तो जुपिटर के लिए रेमेडी मतलब कार्मिक हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यू लर्निंग, रिस्पेक्ट गुरु एंड गुरु टू। रिस्पेक्ट गुरु, नॉलेज बढ़ाओ अपना। वही ना सर, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है। हाँ, एल्डर का रिस्पेक्ट करो। सर वीनस अपने नॉलेज का कभी भी घमंड नहीं रखना है। वो नॉलेज क्या गुरु है वो बिगड़ जाएगा। ओके ओके सर। सर वीनस के लिए? वीनस के लिए सबके साथ रिलेशन अच्छे रखो। तो जैसे आपने बताया राहु केतु का तो बाय डिफॉल्ट में रेट्रोग्रेड ही होता है, तो क्या वो रेमेडी करने का कोई सेंस निकलता है? हाँ, सेंस निकलता है ना। बोला ना कि हमारे कर्मा पे हमें ऑलवेज हमारे कर्मा पे हमें वॉच रखनी है। हमारी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड है मतलब वो प्लैनेट रिलेटेड चीजों पर हमें वॉच रखनी है, रिव्यू करना है। तो राहु केतु क्या है, वो हमारे कर्मा है, तो हमारे कर्मा पे हमें वॉच रखनी है ऑलवेज, इसीलिए तो वो ऑलवेज रेट्रोग्रेड होते हैं। ओके सर जुपिटर के लिए क्या बताया आपने? अगर किसी का जुपिटर कमजोर हो तो उसमें कुंडली में नॉलेज लेना है, पढ़ाई करनी है अच्छी से। एल्डर जो हमारे बड़े हमसे जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ओके ये अच्छा। अपने नॉलेज का घमंड नहीं करना है कभी। और कोई प्लैनेट का बाकी है तो कल 3 से 5 बजे में मैं हर प्लैनेट की कर्मा रेमेडी बता दूंगा। ओके अभी मुझे थोड़ा एक काम मतलब एक काम है वो मुझे पूरा करना है। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ब्यूटीफुल सेशन। कल 3 बजे। हाँ जी 3 बजे मिलते हैं। 3 से 5 हमारा जो ये कोर्स है वो पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब कि कल मैं तो सिखाऊंगा 3 से 5 रहेगी कल क्लास? हाँ 3 से 5 रहेगी। अच्छा, आज क्लास है 7:30 की। हाँ आज तो है ना 7:30 बजे हमारा प्रेडिक्शन ट्रिक की क्लास है। ओके सर, ठीक है सर।
ओके, थैंक यू सर। गुड Thank you, नाइट। sir. थैंक यू सर। गुड Good night. नाइट।